नमस्कार। कपिल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। बहुत तेजी से आना जाना हो रहा है जनाब, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक तरफ तो बिहार ने पूरे देश की नाक में दम किया हुआ है और दूसरी तरफ कांवड़ियों का कहर सड़कों पर ऐसे बरस रहा है जैसे आसमान से बारिश की जगह खारिश बरस रही हो। हमारी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली की यानी हमारी चीफ मिनिस्टर के जन्मदिन पर एक्सप्रेस में एक पूरे पेज का विज्ञापन नुमा प्रचार फोटो आया है जिसमें उन्हें विजनरी लीडर बताया गया है। और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि जिस लीडर को नाम घोषित होने तक ये नहीं पता था कि उनके भाग्य से मुख्यमंत्री की कुर्सी का छींका फूटा है, उनके विजन का ढिंढोरा कौन पीट रहा है भाई। पर पिछले 11 सालों में भाजपा ने यह नियम बना लिया है कि जिस भी राज्य में वो जैसे भी चुनाव जीते, मुख्यमंत्री वही बनता है जिसका अपना कोई जनाधार नहीं होता। इससे सेंटर की पकड़ राज्य पर मजबूत हो जाती है। इसका थ्योरी यूं टेस्ट किया जा सकता है कि आप बिना किसी से पीछे, बिना गूगल बाबा की मदद से अगर ये बता दें कि हाल ही में भाजपा जिन राज्यों में जीती है उनके मुख्यमंत्रियों के नाम क्या हैं, मेरा दावा है कि एक या दो नाम तो आप पक्का गलत बताएंगे। अजी आप छोड़िए, जिन राज्यों के वो मुख्यमंत्री हैं वहां की जनता तक को नहीं पता होता कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। खैर, ये पुराना मामला है। नया मामला है महामानव की मोतिहारी महायात्रा का। देख लीजिए, मैंने इस एक जुमले में अनुप्रास अलंकार का मजा ले लिया। जिसको हिंदी व्याकरण की जानकारी ना हो उनके लिए खुलासा कर दूं कि अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी दोहराव से खूबसूरती आती है। जैसे महामानव की मोतिहारी महारैली में म वर्ण की आवृत्ति हुई तो आपको सुंदर लगा होगा। अब ये सुंदरता असल में महामानव की है, जिसे अनुप्रास अलंकार की सुंदरता मान लिया गया है। तो शुरू से शुरू करते हैं। एक तथाकथित पत्रकार हैं जो इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। लगातार अपनी खोजी पत्रकारिता से चुनाव आयोग उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे पवित्र काम में बाधा डाल रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिहार में भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, वहीं इस पवित्र कार्य में अपनी बेकार की पत्रकारिता का राग अलाप रहे हैं। मैं इनके इस कार्य की खुलकर मन से भत्सना करता हूं। भाई, उन्हें क्या हक है कि वो बिहार की जनता के पास जाकर उनसे इस किस्म के सवाल पूछें? बताइए। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं। आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूँकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए। बेचारे बीएलओ एक ऑफिस में बैठकर हजारों लाखों लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, उनपे खुद ही साइन कर रहे हैं ताकि बिहार के भोले भाले मतदाताओं को दिक्कत ना हो। और इन पत्रकार महोदय को चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा निर्देशित जिलाधिकारियों और उनके मातहत काम करने वाले बीएलओ की एक कर्मठता दिखाई नहीं देती। उनका पूरा जोर इस बात पर है कि किसी मतदाता का फॉर्म बीएलओ क्यों भर रहे हैं, बताइए। वो कहते हैं भाई ये बीएलओ उन मतदाताओं के फॉर्म पर फर्जी साइन क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, बात यहां तक भी रहती तो ठीक था, लेकिन इन पत्रकार महोदय की हिम्मत देखिए। ये अपना कैमरा लेकर सीधे उस कमरे में घुस गए और वहां की वीडियो बना ली। इतना बड़ा अपराध, और इसे अपराध भी क्या कहिए, ये तो सीधा पाप है। उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी माफी नहीं दी जा सकती। वो तो चुनाव आयोग उर्फ भाजपा उन्हें माफ कर भी देती, लेकिन ऐसे कामों का वीडियो बनाने की मंजूरी तो नहीं दी जा सकती ना। ये सुप्रीम कोर्ट की जबान में चीप पब्लिसिटी स्टंट है जो ये पत्रकार महोदय कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाई, मेरा तो मानना है कि इन पर एनआईए या ईडी का छापा पड़ना चाहिए।
इन्हें भी उमर खालिद की तरह बिना किसी ट्रायल के 5-7 साल बिना जमानत जेल भेज देना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र में ऐसे उदाहरणों के बिना काम नहीं चलता। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुझे डर है कि कहीं कोई और पत्रकार भी ऐसा ही घिनौना आचरण करने लगे और चुनाव आयोग और भाजपा के कर्मकांडों को उजागर करने लगे, तो बताइए लोकतंत्र का फिर क्या होगा? जरा सोचिए। देखिए, मेरा मानना है कि पत्रकारों का एक सीधा साधा काम होता है कि वो देश के नामचीन पत्रकारों जैसे अंजना ओम मोदी, माफ कीजिएगा, कश्यप हुई, रूबिका लियाकत हुई, नविका कुमार हुई, सुधीर तिहाड़ी, नहीं माफ कीजिएगा, सुधीर चौधरी हुए, सुशांत सिन्हा हुए, अमन चोपड़ा हुए, दीपक चौरसिया हुए, रजत शर्मा हुए, अमीश देवगन हुए, इनकी तरह अपना एक टीवी कार्यक्रम बनाए, ठीक है ना, स्टूडियो को सजाए और वहां बैठे हुए आए शाएं बाएं बके। अगर आप ऐसे कार्यक्रमों में एक परफॉर्मर की तरह रहें, खूब चीखे चिल्लाएं, गालियां दें, तो बड़ी मजे। अगर लाइव लड़ाई करवा सकें तो कहना ही क्या, भाई वाह, मजा ही आ जाए। पत्रकारों को यही करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि माइक और कैमरा लेकर घूम रहे हैं जगह जगह, लोगों के पास जा रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये जो पत्रकार हैं अजीत अंजुम, इन्होंने पत्रकारिता का नाम बदनाम कर दिया है। बताइए, वे राहुल गांधी से सवाल नहीं कर रहे, वो तेजस्वी को धूल में नहीं मिला रहे हैं, वो सोनिया गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो सावरकर को वीर भी नहीं बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी रिपोर्टिंग में अब तक उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा के बिहार में हो रहे सर्वे को सुपर नहीं बताया, उसकी तारीफ नहीं की, और भाजपा को पूरी तरह जीत के काबिल नहीं बताया। बताइए, जिस देश में ऐसे पत्रकार हों, वहां लोकतंत्र की क्या हैसियत रह जाएगी भला? मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अजीत अंजुम के चैनल पर जाकर उन्हें समझाएं, सीधे नहीं कह सकता कि गरियाएं, कि वे फालतू के काम छोड़ दें और अंजना, नविका, रूबिका, आमेश, रजत और दीपक जैसी पत्रकारिता करें, वरना उन्हें यूएपीए के तहत सीधे अंदर डाल दिया जाएगा और फिर उन्हें सालों जमानत नहीं मिलेगी। महामानव की जय। दूसरा मामला है, बहुत दिलचस्प मामला है, दिल्ली की विजनरी लीडर, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर रेखा जी गुप्ता का। रेखा जी गुप्ता का विजन बिल्कुल साफ है, था और रहेगा। वो इस मायने में कि चुनाव प्रचार में उन्होंने जो जो वायदे किए थे, एक तो एक एक करके सबके सब पूरे होते जा रहे हैं। आज के एक्सप्रेस में खबर देखी कि यमुना का पानी पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा प्रदूषित हो गया। रेखा जी गुप्ता के साथ केंद्र सरकार के खास एजेंट, हमारे बिना चुने हुए दिल्ली के मालिक, महामहिम गवर्नर जी वीके सक्सेना जी, जिन्हें दिल्ली की हुकूमत सौंपकर भाजपा ने लोकतंत्र की एक खास मिसाल पेश की है, दोनों ने डबल इंजन की सरकार के पायलट के बतौर यह साफ कर दिया था कि क्योंकि पिछली सरकार ने यमुना की सफाई नहीं की है और वो इसके लिए कटिबद्ध हैं, इसलिए वो दिलो जान से यमुना की सफाई में जुट गए हैं। महामहिम गवर्नर महोदय ने कह दिया कि अब यमुना साफ हो गई। हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है, दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अपने अभिभाषण में ये बात कही है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। रेखा जी गुप्ता ने घोषणा कर दी कि यमुना साफ हो गई। यमुना की सफाई का काम आप देख रहे हैं कि सैकड़ों कर्मचारी और कितनी बड़ी तादाद में मशीनरी यहाँ लगी हुई है जो कि नालों को डिसिल्ट कर रही है। पूरी बड़ी ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन, आपको पता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम था। इन सब पे काम चल रहा है और सरकार अपने टाइम बाउंड तरीके से ये काम कर रही है। कुछ टाइमलाइन फिक्स करी गई है मैम? अरे काम चलेगा लगातार, नो टाइमलाइन, काम देखते जाइए। थैंक यू। लेकिन ये यमुना खुद जो है वो जनता की तरह अड़ियल निकली, ना गवर्नर का हुक्म मानती है, ना भाजपा की विजनरी चीफ मिनिस्टर का। आज रिपोर्ट आई कि ये तो और ज्यादा गंदी हो गई। अब हो गई तो हो गई। अब रेखा जी गुप्ता और महामहिम गवर्नर साहब कोई खुद तो झाड़ू खटका लेकर यमुना की सफाई करेंगे नहीं। मेरा मानना है कि दरअसल ये यमुना भाजपा विरोधी हो गई है।
यानी सनातन विरोधी हो गई है, हिंदू विरोधी हो गई है, जो भाजपा की खास मुख्यमंत्री का, उनके खास गवर्नर का हुक्म नहीं मान रही। यकीन मानिए दोस्तों, मैं अगर यमुना की जगह होता तो गवर्नर का आदेश होते ही साफ हो जाता और यूं लोकतंत्र को टका सा जवाब देता। बताइए, रेखा जी गुप्ता ने ही चुनावों के दौरान कहा था कि दिल्ली में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन बाद में, मतलब चुनाव जीतने के बाद, कह दिया कि भाई कोर्ट के आदेश से झुग्गी टूटेगी तो टूटेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। साथियों, इसी को विजन कहा जाता है और ऐसे बयान देने को ही विजनरी कहा जाता है। हमारी यानी दिल्ली की महान मुख्यमंत्री, विजनरी मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता के विजन के क्या कहने। ऐसे ही विजनरी महामानव भी हैं। उन्होंने भी दिल्ली चुनावों के दौरान कहा था कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा आएगी तो झुग्गियां तोड़ेगी। उन्होंने वादा किया था कि झुग्गी नहीं टूटेगी, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। विजन बहुत साफ था, कह दो कि नहीं टूटेगी और फिर तोड़ दो। इसी साफ विजन के चलते भाजपा के नेताओं को असल में विजनरी कहा जाता है। सब विजनरी हैं जिनका विजन साफ हो, नीयत साफ होने की कोई गारंटी नहीं। तीसरी बात जो रेखा जी गुप्ता ने मुख्यमंत्री होने के बाद कही, सबके सामने कही, जिससे लोकतंत्र की मर्यादा सीना तान के खड़ी हो गई। उनसे पूछा गया कि अगर कुणाल कामरा दिल्ली में अपना शो करने आए तो रेखा जी गुप्ता का कहना था कि वो अपने रिस्क पर आए। वाह वाह वाह! ये 3 बार वाह का मतलब है कि मैं तो रीझ गया मुख्यमंत्री के ऐसे बयान पर। ऐसे ही मुख्यमंत्री को सच में विजनरी कहने को दिल चाहता है। जिस देश की राजधानी में किसी को अपने रिस्क पर आना पड़े, उसे सबसे सुरक्षित जगह कहा जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली को सबसे सेफ बनाने का यही एक तरीका कारगर हो सकता है। सब अपने रिस्क पर आए, अपने रिस्क पर रहें। किसी मुख्यमंत्री की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। पुलिस अब आराम से अपना सड़क पर रिश्वत लेने का, रिजक कमाने का, कांवड़ियों के लिए रास्ता साफ करने का, उनके पांव दबाने का, लोगों की झुग्गियां तोड़ने का और इन्हीं विजनरी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराने का काम आराम से कर सकती है। जब लोगों को अपने ही रिस्क पर रहना है तो फिर सेफ्टी का इशू ही खत्म हो गया। और आपने गौर नहीं किया शायद, अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा से मना किया है कि यह सेफ नहीं है। हमारी यानी दिल्ली की विजनरी मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता ने इस तरह एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो उन्होंने अमेरिका की तायद कर दी, उन्होंने कहा कि भारत मत जाओ। रेखा जी गुप्ता ने कहा कि दिल्ली आना है तो अपने रिस्क पर आओ, मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मुझे लगता है कि महामानव भी यही कह दें कि भैया जिसे भी भारत आना है अपने रिस्क पर आए। बस यही विजन चाहिए देश में। अपने रिस्क पर रहो, अपने रिस्क पर जियो, अपने ही रिस्क पर आत्मदाह कर लो। बल्कि उड़ीसा में तो इसे साबित भी कर दिखाया गया। एक लड़की, जो माफ कीजिएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय सदस्य थी, उसने अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की। लेकिन उड़ीसा का जो वुमेन सेल है वो हरियाणा के वुमेन सेल वाली रेणु भाटिया जी की तरह मुस्तैद नहीं था, या था, खैर जैसा भी हो। उस बच्ची ने आखिरकार हार मानकर आत्मदाह कर लिया, कॉलेज में। हमारी रेखा जी गुप्ता वाला अपने रिस्क पर वाला मंत्र सिद्ध नहीं कर पाई बेचारी। भाई कुणाल कामरा अपने रिस्क पर ही जिंदा है, अपने ही रिस्क पर चुटकुले सुनाते हैं। उन्हें भी पकड़ने की कई कोशिशें की गई हैं, की जा रही हैं, लेकिन अभी तक अपने ही रिस्क पर बचे हुए हैं। मैं कहूं, यह अपने रिस्क वाला विजन बहुत ही कारगर है साहब। जो भी करो अपने रिस्क पर, वोट दो अपने रिस्क पर, नौकरी करो अपने रिस्क पर, कहीं आओ जाओ अपने रिस्क पर। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आपकी सुरक्षा की, ना आपकी सुविधा की। जय हो महामानव की, जय हो विजनरी लीडर रेखा जी गुप्ता जी की। कमाल कमाल के विजनरी लीडर भाजपा पैदा कर रही है। अब आते हैं अपने कलाम के आखिरी चैप्टर पर, महामानव की मोतिहारी महारैली। अब देखिए, महामानव सिर्फ 2 जगहों की यात्राएं करते हैं। एक तो विदेश की, जहां अक्सर उन्हें अवार्ड मिलते हैं, अब तक शायद 27 हो चुके हैं। दूसरे उन जगहों की जहां चुनाव हों और उन्हें अपने चुनावी जुमले सुनाने हों।
केंद्रीय मदद की बोली लगानी हो और वोटों का जुगाड़ करना हो। बाकी पूरा देश अपील कर चुका, लेकिन महामानव मणिपुर नहीं गए। अब ये हम पहले से ही बता चुके हैं कि महामानव को जिताने का काम के चू आ अपने हाथों में ले चुका है। भाई राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में महामानव को जिताने का काम खुद के चू आ ने किया। कुछ लोग अब इसमें मध्य प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। हम बहुत तो नहीं जानते, सिवाय इसके कि हमें कुछ कुछ इन बातों पर यकीन होता जा रहा है। बाकी चुनाव आयोग उर्फ भाजपा ने बिहार में गोटियां सेट कर ही दी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार चुनाव भी महामानव जीत ही जाएंगे। तब सवाल ये उठता है कि महामानव ने ये चुनावी रैली क्यों की? आखिर उन्हें बिहार जाने की, वहां इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो इसका जवाब भी यही है कि महामानव विजनरी लीडर हैं। उन्हें पता है कि भाजपा और चुनाव आयोग की यह कार्यवाही सबके निशाने पर है और जीतना तो महामानव को है ही। तो चुनावों के बाद चुनाव आयोग पर यदि कोई उंगली उठे तो महामानव की इस महारैली को सामने लाया जा सके। इसके लिए भी सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। दिल्ली के, नोएडा के सारे स्टूडियो, मेरा मतलब पत्रकार स्टूडियोज, बिहार की गद्दी नशीनी के बड़े बड़े जुमले बना चुके हैं, बैनर बन चुके हैं, बस लगने वाले हैं। अब बस चुनावों की फॉर्मेलिटी का इंतजार है। जैसे ही चुनाव होगा महामानव की जीत का बिल्कुल बच जाएगा और इस तरह लोकतंत्र की जय होगी। बाकी आपको चचा गालिब का एक शेर सुनाते हैं जो उन्होंने अपने समय में आज के समय के लोकतंत्र पर लिखा था, और क्या खूब लिखा था। वो कहते हैं गालिब कि हर एक शय मेरे यार बेवफा निकली, हर एक शय मेरे यार बेवफा निकली, डेमोक्रेसी भी देखो ना बद्दुआ निकली। मर के भी चैन न मिला तेरी कसम, मर के भी चैन न मिला तेरी कसम, कब्र में भी अपनी तो कराह निकली। गालिब को अक्सर डेमोक्रेसी की बीमारी परेशान करती थी। आपको भी करती होगी, हमें नहीं करती जनाब। हम तो सच्चे वाले देश प्रेमी हैं, सनातनी। आपका आप जाने। बाकी सुनिए, इसे भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी आते रहें तो बेहतर है। बाकी सब खैर से। नमस्कार।